बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम प्रोजेक्टाइल के केस नंबर 2 को पढ़ेंगे। तो आइए जरा देखते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम प्रोजेक्टाइल को काफी डिटेल में डिस्कस तो किया, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो डायरेक्ट इस वीडियो लिंक पर आ रहे होंगे और उन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा। तो उनके लिए मैं कुछ चीजें दोबारा से रिपीट करता हूं। देखिए, हम लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ी वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन क्या है? जब एक बॉडी सिर्फ स्ट्रेट पाथ में मूव करे। मिसाल के तौर पर अगर मैं इग्नोर कर दूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी किस्म की फ्रिक्शन नहीं है, ना ही एयर फ्रिक्शन हो, ना ही सरफेस फ्रिक्शन हो, और फिर मैं एक बॉल को रोल करूं, तो आप देखेंगे ये बॉल इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। आप देखेंगे अगर हम इसकी एक पिक्चर खींचते रहे, ये इक्वली स्पेस्ड नजर आएगी। और अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये इक्वली स्पेस्ड क्यों है, तो आप बोलेंगे कि इसकी वजह है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि जब कोई चीज एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही हो तो वो चाहती है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती रहे। इसे हम बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को, इनर्शिया। तो उस बॉडी का इनर्शिया चाहता है कि बॉडी उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट मूव करती रहे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये कैसी मोशन है, आप कहेंगे सर ये तो सिर्फ एक एक्सिस में, एक्स एक्सिस में सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन है, तो फिर ये वन डायमेंशनल मोशन हुई। तो हम कहेंगे कि ये एक वन डायमेंशनल मोशन है, और ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन है उसके इक्वली स्पेस्ड होने की वजह कौन है? तो आप कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल मोशन इज ड्यू टू इनर्शिया, कि इनर्शिया की वजह से हॉरिजॉन्टल मोशन इस तरह से दिख रही है हमें। नाउ इमेजिन करें कि क्या सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही वन डायमेंशनल मोशन ले सकते हैं? अगर हम किसी चीज को सीधा ऊपर फेंके तो वो भी तो वाई एक्सिस में ट्रेवल करेगी, ये भी तो एक ही डायमेंशन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहां पर एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर भी दूं तो भी हमें मालूम है कि ग्रेविटी की फोर्स तो इग्नोर नहीं की जा सकती। तो जब किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो ग्रेविटी उसको नीचे को खींच रही होगी, जिसकी वजह से वो बराबर स्पीड से ऊपर नहीं जाएगा स्टूडेंट्स, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी, और एक वक्त आएगा जब वो वहां से वापस पलट जाएगी। तो अगर हम इसको भी देखें, तो अगर ये मेरे पास एक बॉल है और मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूं और मैं साथ साथ इसकी पिक्चर्स लेता रहूं, तो मुझे पता चलेगा कि ये बॉल जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रही, बल्कि शुरू में इसने पहले सेकंड में बहुत ज्यादा मूव किया, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रही है इसकी स्पीड कम हो रही है। उसकी रीजन कौन है? उसकी रीजन ग्रेविटी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वर्टिकल मोशन तो इक्वली स्पेस्ड नहीं है और हॉरिजॉन्टल मोशन से बहुत डिफरेंट है, तो फिर वर्टिकल मोशन क्यों है इस वजह से, तो आप कहेंगे कि वर्टिकल मोशन इज ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी रीजन ग्रेविटी है। दोनों ही वन डायमेंशनल मोशन है स्टूडेंट्स, लेकिन आप लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क देखा कि हॉरिजॉन्टल जो वन डायमेंशनल मोशन है उसमें देयर इज नो एक्सेलरेशन, द स्पीड इज कांस्टेंट। जबकि जब मैं वर्टिकल मोशन की बात करता हूं तो वर्टिकल मोशन में स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। इसका मतलब देयर इज सम एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन आपको मालूम है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाता है। ये था इस चैप्टर के स्टार्ट से कुछ बातें, लेकिन यहां पर हम वन डायमेंशनल मोशन को डिस्कस ही नहीं करें। नो, जस्ट इमेजिन करें स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास वन डायमेंशनल मोशन ही, बल्कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉल को थीटा एंगल पर इस तरह से फेंकूं। अब जब मैंने थीटा एंगल पर फेंका तो आपके पास ये एक कर्व में मूव करेगा। ये कर्व कहलाती है पैराबोलिक कर्व। ये लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया। स्टूडेंट, इस कर्व को कैसे सॉल्व किया जाए? बहुत अरसे तक जो फिजिसिस्ट थे वो इस बात पर परेशान रहे कि इस कर्व को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि ये कर्व वन डायमेंशनल तो है नहीं, और हमारी वो सारी इक्वेशंस जो हमने न्यूटन की इक्वेशंस पढ़ी थी, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये सारी इक्वेशंस किसके लिए थी? ये तो वन डायमेंशनल मोशन के लिए थी। अब यहां बड़ा मुश्किल हो गया कि यार ये जो हमारे पास बॉल है ये तो एक डायमेंशन में मूव नहीं कर रही, ये तो आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस में भी मूव करती है हर लम्हा, और वाई एक्सिस में भी, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? ये बड़ा अरसे तक ये क्वेश्चन जो है वो साइंटिस्ट को परेशान करता रहा, यहां तक कि उनको एक आइडिया आया। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इस मोशन को जरा क्रिटिकली देखें, जरा हम इसको गौर से देखते हैं। इस प्रोजेक्टाइल को मैंने फेंका और मैं इसको मुसलसल ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं इसकी पिक्चर्स कैप्चर करता हूं। अब जरा देखिएगा, अगर ये पिक्चर कैप्चर करने के बाद ये सिनेरियो आपके पास है, मुझे पता चल रहा है प्रोजेक्टाइल यहां से पास किया, और देखने में ये प्रोजेक्टाइल बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जरा मैं इस प्रोजेक्टाइल ने क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव किया है, मैं वो मोशन सिर्फ अलहदा कर लेता हूं। तो स्टूडेंट, ये मोशन जब मैंने अलहदा की, तो बता रहा है कि
प्रोजेक्टाइल ने जब आगे मूव किया तो उसके आगे मूव करने की स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि वो वक्त के बराबर लम्हों में बराबर फासला यानी कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। कुछ आपको याद आया? ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हॉरिजॉन्टल मोशन थी ड्यू टू इनर्शिया। इसका मतलब एक प्रोजेक्टाइल जिस पैटर्न पर आगे जा रहा है, अगर हम उसको अलग स्टडी करें तो वो बिल्कुल तो वैसा ही है जैसे हम लोग वन डायमेंशनल हॉरिजॉन्टल मोशन डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जरा देखें, ये प्रोजेक्टाइल ऊपर भी तो गया ना, हम इसकी सिर्फ ऊपर जाने वाली सिचुएशन को जरा देखते हैं जो इसने वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर मैं वो अलहदा करूं तो वो अलहदा करने के बाद स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये तो वही सिस्टम बन गया, वही पैटर्न बन गया जो वन डायमेंशन वर्टिकल मोशन का था। इससे हमें अंदाजा हुआ कि आपका प्रोजेक्टाइल दिखने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हकीकत में छुपी उसके अंदर भी दो डायमेंशंस ही हैं। प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल डायमेंशन बिल्कुल वैसी है जैसे हमारे पास आम हॉरिजॉन्टल मोशन होती है, और प्रोजेक्टाइल के ऊपर जाने का पैटर्न बिल्कुल वैसे ही है जैसे आम चीजों का ऊपर जाने का सिर्फ वर्टिकल मोशन करने का पैटर्न होता है। यहां से हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल इज अ टू डायमेंशनल मोशन। लेकिन मैं ये कहता हूं कि प्रोजेक्टाइल इज अ टू डायमेंशनल मोशन भी ठीक है, लेकिन आप यूं कहें कि प्रोजेक्टाइल हैज टू वन डायमेंशनल मोशन, ये ज्यादा अच्छा है। उससे आपको समझने में आसानी होगी कि प्रोजेक्टाइल जो है वो दो वन डायमेंशनल मोशन से मिलकर बना हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन और एक वर्टिकल मोशन। एक तो ये बात समझ में आ गई हमें कि प्रोजेक्टाइल भी कोई बिल्कुल यूनिक नई चीज नहीं है, बल्कि प्रोजेक्टाइल के अंदर भी अगर हम देखें तो वही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन ही छुपी हुई हैं। दूसरी बात, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों ने सुननी है स्टूडेंट्स। अगर आप एक कार में बैठे हैं लेकिन कार रुकी हुई है और आप एक बॉल फेंकते हैं और वापस उसको कैच करते हैं, अब जरा इमेजिन करें यही कार मूव कर रही हो। जब ये कार मूव कर रही होगी और आप इसको फेंकेंगे बॉल को, तो क्या बॉल आपके हाथ में नहीं आएगी? मूव करती हुई कार में भी बॉल वापस आपके हाथ में आती है। यहां से हमें कुछ सीखने को मिलता है स्टूडेंट। आइए जरा इसको एनिमेट करते हैं। ये देखिए, तो ये एक शख्स जो है वो एक ट्रक पे है। अब ये क्या करेगा, ये एक बॉल को ऊपर फेंकेगा जो 5 सेकंड के बाद वापस इसके हाथ में आएगी। ट्रक रुका हुआ है, इसने बॉल फेंकी और बॉल वापस 5 सेकंड में उसके हाथ में। वेरी सिंपल, आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन है और हम लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा था इसको, वन डायमेंशनल मोशन को सॉल्व करने का तरीका न्यूटन की इक्वेशंस लगाकर। अब इमेजिन करें स्टूडेंट्स, ये ट्रक मूव कर रहा है। जब ये ट्रक मूव कर रहा होगा, अब फिर से ये शख्स जो है वो जो बॉल है इसको फेंकेगा, लेकिन बॉल आपको पता है जैसे मैंने बताया कि गाड़ी में आपके हाथ में आती है, तो बॉल वापस इसके हाथ में आएगी। लेकिन 5 सेकंड के बाद जब बॉल इसके हाथ में आएगी, ट्रक तो चल रहा था, इसका मतलब ट्रक आगे जाता रहा है और बॉल जब उसने ऊपर फेंकी है, बॉल हर लम्हा उसके ऊपर रही है। लेकिन अगर बाहर से आप देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा बॉल सिर्फ ऊपर नहीं गई, बल्कि बॉल ने आगे भी मूव किया। यानी कि जिस चीज को आप कार के अंदर बैठे वन डायमेंशनल मोशन इमेजिन कर रहे थे, सोच रहे थे, असल में तो वो निकली टू डायमेंशनल मोशन। इसमें हमारे लिए सीखने को क्या है? सीखने को ये है कि अंदर वाले शख्स को इससे फर्क नहीं पड़ा कि कार आगे जा रही है या ट्रक आगे जा रहा है या नहीं जा रहा। जब वो कार रुकी हुई थी जिस तरह से वो कैच कर रहा था, जब वो ट्रक चल रहा है तब भी वो उसी तरह से कैच कर रहा है। यानी कि समझने की बात यह है कि जब कार ने या ट्रक ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया, क्या उसने आपके बॉल की वर्टिकल मोशन को डिस्टर्ब किया? हरगिज नहीं। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब ये तो पहले ही हमने सीख लिया कि प्रोजेक्टाइल के अंदर दो वन डायमेंशनल मोशंस छुपी हुई हैं, लेकिन अब जो इस एग्जांपल से हमने बात समझी वो ये है कि वो दोनों वन डायमेंशनल मोशन एक दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं करती। यानी कि बॉल ऊपर जा रही है, उसको खबर भी नहीं है कि पूरा पूरा ट्रक इधर मूव कर रहा है। हमें कैसे पता चला कि उसको इस बात की खबर नहीं? क्योंकि वो फिर से उस शख्स के हाथ में गिरा है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे पास दोनों मोशंस टोटली इंडिपेंडेंट है। हॉरिजॉन्टल मोशन वर्टिकल मोशन को डिस्टर्ब नहीं करेगी, वर्टिकल मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्टर्ब नहीं करेगी। यहां से फिजिसिस्ट को आइडिया आया, उन्होंने कहा भाई अगर ये डिस्टर्ब ही नहीं कर रही तो क्यों ना हम यूं करें कि जब प्रोजेक्टाइल की कैलकुलेशन करनी है उसकी हॉरिजॉन्टल मोशन की अलग कैलकुलेशन कर ले, क्योंकि फर्क तो नहीं पड़ता वर्टिकल मोशन से। वर्टिकल मोशन की अलग कैलकुलेशन करें क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन कोई फर्क नहीं डालेगी। और फिर जब ये मोशंस अलग कर लें फिर हम इनका वेक्टर सम ले रहे हैं और हम इसी चीज को अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट करते हैं आज के लेक्चर का प्रॉपर आगाज। स्टूडेंट्स आपको याद होगा लास्ट टाइम जो मैंने आपको लेक्चर दिया था प्रोजेक्टाइल का केस नंबर 1, उसमें हम लोगों ने एक्चुअली बॉल को कैसे फेंका था? हमने बॉल को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फेंका था।
वो बाद में जाकर ग्रेविटी की वजह से बेंड हुआ था और हमारे पास ये सिस्टम बना था और हमने बोला था ये पैराबोलिक कर्व है। अगर आप इस कर्व को देखें, ये जहन नशीन कर लें ये कर्व, और आज जो प्रोजेक्टाइल मैं आपको बता रहा हूं उसको यहां से आगे देखें तो दोनों की बिल्कुल एक जैसी ट्रेजेक्टरी है। इसका मतलब ये भी पैराबोलिक ही कर्व है। अब फर्क क्या है इन दोनों प्रोजेक्टाइल में? इसको मैंने सिर्फ हॉरिजॉन्टल फेंका था, लेकिन आज जो मैं प्रोजेक्टाइल है उसको प्रोजेक्टाइल को थ्रो करूंगा एट एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड। पहले मैं उसको ऊपर फेंकूंगा, जैसे किसी फुटबॉल को किक करें, जैसे कोई मिसाइल फायर करें, तो हमारे पास ये जो प्रोजेक्टाइल बनेगा ये भी प्रोजेक्टाइल तो है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नहीं है जो कल वाला था, ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कहलाता है। या फिर हम आपको कहेंगे कि मैंने प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। नाउ स्टूडेंट्स, आम सिनेरियो तो ये है, लेकिन हम जरा देखते हैं कि इसकी डिटेल क्या है। इमेजिन करें कि मेरे पास एक बॉल और मैं इस बॉल को एंगल थीटा पर हिट करता हूं। जब मैं इसको एंगल थीटा पर हिट करूंगा तो स्टूडेंट जरा देखिएगा, ये इस एंगल में मूव किया, ये है एंगल थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, जब इसने इस एंगल थीटा में मूव किया तो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा है तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा, यानी कि कुछ आगे भी जाएगा और कुछ ऊपर भी जाएगा। जितना ये आगे जाएगा मैं इसको कह देता हूं उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जितना ये ऊपर जाएगा मैं उसको कह देता हूं ये है इसका वर्टिकल कंपोनेंट। आप देख सकते हैं कि आपकी जो प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी थी उसके बन गए दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, एक उसको आगे लेकर जा रहे हैं एक उसको ऊपर लेकर जा रहे हैं। अब अभी मैंने आप लोगों को जो एनिमेशन दिखाई उसमें मैंने ये डिसाइड किया था कि हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करेंगे। जब एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करेंगे तो अगले ही लम्हे जब इस प्रोजेक्टाइल ने मजीद मूव करना है तो ये प्रोजेक्टाइल आगे उतना ही जाएगा जितना ये पहले लम्हे गया था, क्योंकि इसको आगे से रोकने वाली हवा तो है ही नहीं। तो इसका मतलब इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड वहीं की वहीं, लेकिन क्या ये उतना ऊपर जा पाएगा? नहीं स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि अब इसको नीचे को खींचने वाली ग्रेविटी मौजूद है वर्टिकल में, तो ये उतना आगे तो जाएगा अगले लम्हे, लेकिन उतना ऊपर नहीं जाएगा। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होगी। जरा इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट देखते हैं स्टूडेंट्स। इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट ये बनता है, तो इस लम्हे की रिजल्टेंट वेलोसिटी ये है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, वर्टिकल कंपोनेंट ये है। नाउ स्टूडेंट जरा थोड़ा सा और अगले लम्हे देखते हैं इसको। अगले लम्हे क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन में किसी किस्म की एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो जितना इस लम्हे आगे गया था उतना इसी लम्हे जाएगा और उतना ही अब आगे जाएगा, यानी इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन वहीं की वहीं, लेकिन इसकी वर्टिकल मोशन और कम हो जाएगी। और जब इसकी वर्टिकल मोशन और कम हो जाएगी ये सिर्फ इतना जा पाएगा, और रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी बनी इस लम्हे? ये है, और कम हो गई रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब अगले लम्हे क्या होगा स्टूडेंट्स के? अगले लम्हे वो हॉरिजॉन्टल तो उसने उतना ही जाना है, लेकिन अब वर्टिकल आहिस्ता आहिस्ता उसकी कम हो रही है ग्रेविटी की वजह से, तो यहां पर उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यानी इस लम्हे सिर्फ और सिर्फ वो कहां ट्रेवल करेगा? आगे ट्रेवल करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब ग्रेविटी ने ऊपर वाला कंपोनेंट कम करते करते जीरो कर दिया। अब वक्त आ गया है उस ऑब्जेक्ट के वापस नीचे आने का। ग्रेविटी उसको खींचेगी, लेकिन जब वो वापस आएगा तो सीधा नीचे नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस लम्हे वो नीचे आएगा इतना, और उसके आगे जाने वाली स्पीड वहीं की वहीं रहेगी, यानी उतनी ही रहेगी। फिर क्या होगा स्टूडेंट्स? वो इस लम्हे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी उसके पास वो ये होगी। फिर इसी तरह अगले लम्हे वो आगे उतना जाएगा, लेकिन अब वो ज्यादा नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ गई, क्योंकि अब वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमारे पास, क्योंकि उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड वहीं की वहीं जितनी थी स्टार्ट से लेकर अब तक, तो ये है उसका रिजल्टेंट। हमने देखा रिजल्टेंट बढ़ गया। और फिर हमारे पास अगले लम्हे वो बहुत ज्यादा नीचे आएगा, लेकिन उसकी हॉरिजॉन्टल मोशन उतनी ही होगी जितनी पहले है, और ये है हमारे पास आखिरी लम्हे की रिजल्टेंट। तो अगर आप इस सिंपल सी मोशन को वेक्टर की फॉर्म में इमेजिन करना चाहें तो ये उसकी स्पीड का सिनेरियो है पूरी प्रोजेक्शन के अंदर। अब स्टूडेंट यहां पर दो चार बातें समझने वाली हैं।
नंबर 1 मैंने हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में क्या डिस्कस किया? नो एयर फ्रिक्शन। तो मैंने एयर फ्रिक्शन को तो इग्नोर कर दिया। जब एयर की फ्रिक्शन को इग्नोर कर दूंगा तो मुझे मालूम है यहां से 2-3 बातें मेरे से पूछी जाएंगी, और वो क्या बातें हैं जरा इमेजिन कीजिएगा। पहली बात जो मेरे से पूछी जाएगी वो ये है कि एयर फ्रिक्शन नहीं है तो फोर्स कितनी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? तो नो नेट फोर्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो फ्रिक्शन ही हो सकती थी। दूसरी बात, फोर्स नहीं होगा तो एक्सेलरेशन भी होगा नहीं होगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन। और जब किसी चीज में एक्सेलरेशन ना हो स्टूडेंट तो हम कहते हैं कि वो चीज कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। इसका मतलब जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्पीड है VIX वो कांस्टेंट है। अच्छा, ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल है ये वाली, लेकिन बाद में भी देखें तो हॉरिजॉन्टल क्या है? सेम है। इसका मतलब आप हॉरिजॉन्टल में इनिशियल लो या फाइनल लो, हमारे पास ये दोनों सेम होंगी। इनिशियल और हॉरिजॉन्टल सेम होंगी। अब यहां पर फाइनल से क्या मुराद है? ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे समझते हैं ये फाइनल है, नहीं स्टूडेंट्स, जहां की आप बात कर रहे हैं वो ही फाइनल है। जैसे वो कहता है 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी निकालें। अब 3 सेकंड के बाद जहां आप निकाले वो आपका फाइनल पॉइंट है। अगर प्रोजेक्टाइल 3 सेकंड के बाद यहां पहुंचा है तो ये आपका फाइनल है। अगर 5 सेकंड के बाद पूछता है ये आपका फाइनल है। जरूरी नहीं फाइनल वही हो जहां पर वो हिट कर है। तो यहां पर हम इनिशियल ये पॉइंट है, फाइनल कोई भी हो सकता है जिसका वो आपसे पूछ रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, दूसरी बात, हमें मालूम है कि स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट है, लेकिन है कितनी? जरा देखिए, ये था इनिशियल VI। आपको मालूम है VI का ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा? ये कंपोनेंट कहलाएगा स्टूडेंट्स VI cos थीटा। आपको याद है हम लोगों ने ये बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा वेक्टर्स के अंदर कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos वाला कंपोनेंट होता है। तो VIX VI cos थीटा होगा, तो फिर ये VFX भी तो उतना ही है। तो इसका मतलब VIX निकालो या VFX निकालो, कितना आएगा? VI cos थीटा निकालो। तो ये हमारे पास, जरा तवज्जो से देख लें कि हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर मुझे 2 स्पीड्स निकालनी है, हॉरिजॉन्टल की इनिशियल और हॉरिजॉन्टल की फाइनल। लेकिन हॉरिजॉन्टल की इनिशियल और हॉरिजॉन्टल की फाइनल एक ही आती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो स्पीड चेंज हो ही नहीं रही। अब जरा देखिए वर्टिकल मोशन। तो पहले तो बताएं क्या वर्टिकल मोशन में हमारे पास कोई फोर्स नहीं है? है भाई, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। और अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है तो स्टूडेंट्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन भी होगा। तो हॉरिजॉन्टल में एक एक्सेलरेशन है और वो कितना है? वो G है, यानी कि 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो माइनस लेंगे, अगर नीचे आ रहे हैं तो इतनी ही स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेंगे। वो हम कैलकुलेशंस में डिस्कस करेंगे। अब जरा देखिए, तो AY यानी कि एक्सेलरेशन Y एक्सिस में 0 नहीं है। अब यहां से हमें एक बात तो पता चलती है, और वो क्या है कि अगर ये इनिशियल का वर्टिकल कंपोनेंट है Y एक्सिस में, इनिशियल वर्टिकल, और ये इनिशियल का फाइनल ले लेता हूं या ये भी ले सकता हूं, कोई भी लें, क्या ये बराबर है इसके? नहीं स्टूडेंट, यहां वो ज्यादा वर्टिकल में, यहां कम है वर्टिकल में। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इनिशियल वर्टिकल और फाइनल वर्टिकल आपस में बराबर नहीं है। हॉरिजॉन्टल में क्या था स्टूडेंट्स? हॉरिजॉन्टल में इनिशियल और फाइनल बराबर थे, एयर फ्रिक्शन नहीं थी, कोई फोर्स नहीं थी, ग्रेविटी यहां पर एक्ट कर रही है वर्टिकल में, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब यहां पर एक ही फार्मूला आया था, यहां 2 आएंगे स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिएगा। ये देखिए हमारे पास हम फाइंड आउट करते हैं पहले तो VI इनिशियल वर्टिकल, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट है। स्टूडेंट ये क्या बनेगा? अगर ये VI cos थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा? VI sin थीटा। आप जानते हैं इसको, तो VI sin थीटा। लो भाई, ये तो हमारे पास आ गया। लेकिन क्या स्टूडेंट्स हमारे पास यही फार्मूला VIY का है तो यही VFY का होगा? नहीं, VFY का डिफरेंट फार्मूला आएगा क्योंकि वो बराबर नहीं है। यहां पर हमारी मदद करेगा न्यूटन का लॉ। न्यूटन का लॉ क्या कहता है? न्यूटन की इक्वेशंस क्या कहती हैं? न्यूटन की इक्वेशन कहती है कि VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। लेकिन आपने फाइनल वर्टिकल निकालना है, तो ये भी वर्टिकल, ये भी वर्टिकल, और ये सारी चीजें वर्टिकल लेंगे। अब जरा देखें, VFY तो हमें फाइंड आउट करना है, VIY वो तो VI sin थीटा है, और एक्सेलरेशन
मैंने बोला था ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन माइनस जी लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस जी और साथ ये टी आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, आपने देखा यहां पर हमारे पास दो इक्वेशंस आई और आप देख रहे हैं ये वर्टिकल कंपोनेंट था, ये वी आई साइन थीटा था। अच्छा, यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट वी आई साइन थीटा में से कुछ माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, जी माइनस जी टी माइनस हो रहा है, तो वो नजर आ रहा है कि भाई इसमें से कुछ माइनस होगा तो छोटा कंपोनेंट आएगा। अब कितनी इक्वेशंस आ गई, 4 इक्वेशंस हो गई, 2 हॉरिजॉन्टल की, 2 ही वर्टिकल की। अब हम निकालेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी। नाउ स्टूडेंट, रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर सम होगा बाकी वेलोसिटीज का। तो जरा देखिए हमारे पास, ये देखिए, ये अगर मैं फाइनल पॉइंट लेता हूं, ये वाला फाइनल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट पर x कंपोनेंट है, ये फाइनल पॉइंट पर y कंपोनेंट है। हमें ये ब्लू वेलोसिटी निकालनी जो उसकी फाइनल पॉइंट पर टोटल वेलोसिटी है। तो रिजल्टेंट हमें निकालना आता है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास x कंपोनेंट भी हो और y कंपोनेंट भी हो तो हम क्या करेंगे, x कंपोनेंट का स्क्वायर y कंपोनेंट का स्क्वायर और अंडर रूट लेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हमने रिजल्टेंट निकालना सीखा था। तो किसी भी पॉइंट पर टोटल वेलोसिटी कितनी है, उस पॉइंट पर x कंपोनेंट का स्क्वायर, उस पॉइंट पर y कंपोनेंट का स्क्वायर और अंडर रूट। और आखिरी बात, आप लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं एंगल। यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये एंगल थीटा नहीं मैं बोल रहा, ये एंगल है फाई। ये फाई कौन सा एंगल है, थीटा वो एंगल है जिससे मैंने उसको फेंका था। फाई कहीं पर भी जो एंगल आपने निकालना है, फाइनल पॉइंट जो भी आपका, ये फाई है। तो अब ये फाई कैसे निकालेंगे, फाई निकालने का फॉर्मूला स्टूडेंट्स, tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट, y कंपोनेंट vfy ओवर x कंपोनेंट vfx, और ये हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास वो एंगल आ जाएगा जो उस वक्त प्रोजेक्टाइल बना रहा होगा। तो स्टूडेंट, ये हमारा आज का आर्टिकल था, बड़ा सिंपल है। आइए इससे रिलेटेड 2-3 एमसीक्यूज देखते हैं और फिर लेक्चर को खत्म करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जरा देखते हैं ये एमसीक्यू। वो कहता है कि एट विच पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 0। कौन सा पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल 0 है? ऑप्शन ए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ऑप्शन बी एट हाईएस्ट पॉइंट, ऑप्शन सी बोथ। जरा देखते हैं स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या है। देखें, ज्यादातर बच्चों को ये तो कंफर्म है कि जहां से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, यानी कि जो ऑप्शन ए है, वो पॉइंट वो है जहां से हमने उसको फेंका, वहां तो वेलोसिटी 0 हो ही नहीं सकती। लेकिन आपको याद है ऊपर जाते हुए वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही थी, ऊपर जाते हुए वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी, और एक वक्त आया जहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम होते होते 0 ना भूलिएगा, 0 नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो पॉइंट है आपने देखा, इस पॉइंट पे ऊपर जाने वाली वेलोसिटी 0 होगी स्टूडेंट्स, वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन अभी भी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो जा रहा है ना। अगर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हुई है तो टोटल वेलोसिटी तो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि एक्स कंपोनेंट तो अभी भी मौजूद है। इसका मतलब यहां पर हम कहेंगे एट नो पॉइंट, ऐसा किसी भी पॉइंट पर नहीं होता जहां प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता कि एट विच पॉइंट द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 0, वर्टिकल वेलोसिटी, तो वर्टिकल वेलोसिटी भाई 0 हुई है किस पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर। तो यहां पर हम ऑप्शन क्या देंगे, एट हाईएस्ट पॉइंट। ये थोड़ा सा अल्फाजों का फर्क है। एक आखिरी बात, एट व्हाट पॉइंट, यही क्वेश्चन है, एट व्हाट पॉइंट द एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, वो ही सारे ऑप्शंस है। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होता है, फोर्स तो ग्रेविटी की है सिर्फ, तो फोर्स तो नीचे को लग रही है, तो एक्सेलरेशन भी नीचे को होगा। और वेलोसिटी कहां होती है, जब कर्व पाथ हो तो वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो टेंजेंट की डायरेक्शन होता है, और इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो टेंजेंट इधर को बनता है। तो ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, ये एंगल 90, तो वो कौन सा पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 90 पर है, यानी परपेंडिकुलर है, तो वो भी हाईएस्ट पॉइंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड सीखनी है। आप इस आर्टिकल को दोबारा से देखें अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।